हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 11 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। आप सबको पता होगा रिसेंट में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार बदली है, और पहले जो बीजेपी की सरकार थी अब कांग्रेस की सरकार होगी, और हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए या एक तरीके से रिकमेंडेशन किए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आज इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। देखो, जनरली एक प्रोसीजर होता है जब भी इलेक्शन होते हैं, सबसे पहले इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी आती है वो बेसिकली क्लेम करती है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। उनका एक लीडर अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हो या पहले से सीएम फेस हो सकता है। इससे पहले वहाँ के जो करंट के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सीएम जो पहले वाले होते हैं जब तक नए अपॉइंट नहीं होते तब तक वो सीएम रहते हैं, उससे पहले वो रेजिग्नेशन देते हैं। उसके बाद नई पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है कि हम सरकार बनाएंगे, और नंबर ऑफ जो एमएलए जो उनकी सपोर्ट गवर्नर साहब को प्रेजेंट करनी पड़ती है। बाद में ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, और उसके कुछ दिन बाद जो है मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी हाउस के अंदर कि हमारे पास प्रॉपर मेजोरिटी है। और अगर मेजोरिटी हाउस में प्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली वो एक तरीके से अपने बोल सकते हैं कि सरकार के स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम थे कंटिन्यू रहेंगे, फिर से वहाँ पर सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि प्रोसीजर उसमें भी लगभग सेम होता है, पहले इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, फिर क्लेम करना पड़ेगा कि हमारे पास मेजोरिटी है, और उसके बाद फिर गवर्नर साहब इनको शपथ दिलाएंगे। बाद में इनको भी मेजोरिटी जो वो प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमने कल भी पढ़ा था साइक्लोन के बारे में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जिसका इम्पैक्ट खासकर इन दिनों में, खास दिसंबर वाला जो फेज़ होता है इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी एक इम्पैक्ट होता है। तमिलनाडु वाले इस पर्टिकुलर बेल्ट में, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, इस बेल्ट पे हो सकता है, और उसी के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया गया कि तमिलनाडु में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कई बार जो है वो एक तरीके से खतरनाक रूप लेते हैं, जिसकी वजह से लाइफ की कॉजुअलिटीज होती है, और ये एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। जैसे वहाँ पर आसपास ट्रीज़ को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक जो स्पीसीज जैसे मैंग्रोव्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल माने जाती है। हालांकि मैंग्रोव्स देश के हर स्टेट में नहीं हो सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो साइक्लोन है इसका मेंडोस करके जो साइक्लोन का नाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है इस पूरे रीजन को। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने ये पूछा था कि साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन फॉर्म होती है या किस कंडीशन में साइक्लोन फॉर्म होता है। उस पर बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया। उसके बाद मैंने आई थिंक एक कमेंट को पिन भी किया, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि साइक्लोन के फॉर्म होने में क्या कंडीशन होती है। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक साइक्लोन जो इसका नाम दिया गया वो है मंडोस करके। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि साइक्लोन का नाम बेसिकली किसने दिया है, और साइक्लोन के नेम को अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो इंडिया और इसके आसपास के एरिया में जब साइक्लोन आते हैं तो एक ग्रुप ऑफ कंट्री यानी कुछ देशों से मिलकर एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, 5, 10, 15 जितनी भी हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, ताकि एक आइडिया हो कि किस तरीके से साइक्लोन को लेकर जो है वो नेम किया जाता है। इसको लेकर यूपीएससी ने मेंस में एक सवाल पूछा था कि साइक्लोन को नेम जो दिया जाता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, और उसके बाद किस तरीके से इसको रिकमेंडेशन किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, और पेज नंबर 3 पे एक इम्पोर्टेंट बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया, एक प्राइवेट बिल जिसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये कहीं ना कहीं संविधान के अंदर बदलाव करने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया गया, और ये प्रेजेंट किया गया डीएमके एमपी के द्वारा, यानी जो तमिलनाडु के एक इम्पोर्टेंट पार्टी है डीएमके, उसके जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया। इस बिल में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। पहली बात तो ये है कि इन्होंने गवर्नर की जो पावर है उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में बात की गई है। दूसरा, गवर्नर के लिए क्राइटेरिया के अंदर बदलाव करने की इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें
गवर्नर की जो पावर उसके अंदर थोड़ा बदलाव किया जाए। फॉर एग्जांपल उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेकर, क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो इससे पहले सीएम या मंत्री या एक तरीके से इस तरह की पोस्ट पर ना रहे हो, 75 ईयर से ज़्यादा की ना हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने सेट करी है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब भी आप देखेंगे पहली बात तो ये होता है प्राइवेट बिल, जब सरकार मेजोरिटी में नहीं होती है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्राइवेट बिल बहुत ही कम चांस होते हैं। वैसे ही प्राइवेट बिल चाहे वो रूलिंग पार्टी के एमपी ही क्यों ना लेकर आए, मैंने बताया था प्राइवेट बिल का मतलब होता है गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होते हैं उनके अलावा कोई भी अगर बिल प्रेजेंट करता है तो ये सारे प्राइवेट बिल के अंदर ही आते हैं। जनरली बिल आप देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ही प्रेजेंट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो बिल होगा वो प्राइवेट बिल कंसिडर किया जाएगा, चाहे रूलिंग पार्टी के द्वारा हो या फिर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के एमपी के द्वारा हो। प्राइवेट बिल के पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। सेकंड, अगर प्राइवेट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, संविधान में बदलाव करने को लेकर हो, तो इस तरह के बिल के पास होने की पॉसिबिलिटी 0.001% हो सकती है, क्योंकि रेयर से रेयरेस्ट चांस हो सकते हैं। ऐसा शायद ही हुआ है। आई थिंक अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं होगा जो प्राइवेट बिल के थ्रू पास हुआ होगा, तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पर सीएम और गवर्नर के बीच में, केरला भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छे टर्म में रिलेशन नहीं है। कई बार क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था, कई बार हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से अगर आप असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे या लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीजर में, तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक तरीके से असेंबली होती है, कई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, लेकिन इसके बाद गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर के कई बार क्या करता है, बिल को होल्ड कर लिया जाता है, प्रेसिडेंट साहब को भेज देता है, रिटर्न नहीं करता। बहुत सारे इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। खैर, अलग अलग इश्यूज़ के साथ हम लोग इसको यही कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे, और न्यूज़ वाले सेक्शन में जो पहला पेज दिया गया वो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन रिजल्ट को एनालिसिस किया गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक पर्टिकुलर राज्य में किस तरीके से इलेक्शन हुआ, क्या इश्यूज़ रहे, तो आप इसको अवॉइड कर सकते, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके नेक्स्ट पेज पे भी इलेक्शन को लेकर डिस्कस किया गया। इलेक्शन में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के वोटर्स ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, और सरकार बदलने का जो ट्रेंड है, हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, वो उन्होंने कंटिन्यू किया, उसी के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट पेज पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन गुजरात के चीफ मिनिस्टर नए जो बने, फिर से बने हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। ये रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर के बारे में डिस्कस है। लेकिन पेज नंबर 10 जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 10 में एक इम्पोर्टेंट सबमिट जो हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पोर्टेंट सबमिट होती है या कंसल्टेशन होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू रेज किया गया, वो है एज ऑफ कंसेंट को लेकर, या आपसी सहमति की जो उम्र है उसकी एज को कहीं ना कहीं एग्जामिन करने को लेकर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन करी कि आप इस इशू को एग्जामिन करिए। और अभी तक अगर आप देखेंगे जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर 18 साल से कम है तो ये क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आती है। और इसी के बाद ये बताया गया, कई बार क्या होता है, पहले अगर आप देखेंगे 2012 में जब पॉक्सो एक्ट आया, उससे पहले 16 साल मिनिमम एज मानी जाती थी। कई बार ये जो रिलेशन है वो दोनों की कंसेंट से होता है, चाहे वो भले ही माइनर कैटेगरी में आता हो, 18 साल से कम आता हो, लेकिन ये दोनों के कहीं ना कहीं सहमति से होता है। और इसके बाद एक विक्टिम बन जाता है और एक एक्यूज बन जाता है। और कई केस में क्या होता है, जैसे लड़की के पेरेंट्स एलिगेशन लगाते हैं कि ये रेप केस है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कई बार इवन जो लड़की होती है वो ये स्टेटमेंट भी देती है कि नहीं, ये आम सहमति से या कंसेंसस के साथ हमारा रिलेशन बना था, लेकिन उस केस में क्योंकि लॉ उसको अलाउ नहीं करता तो वो कंसिडर किया जाएगा रेप कैटेगरी के अंदर, या फिर क्रिमिनल केस वो है वो इंडिकेशन किया जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि ये जो इशू है, जब 2012 में पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बना था, तो उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में जब 16 से 18 साल एज कर दी गई थी, यानी 18 साल से कम जो भी इशू होगा वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। इसको लेकर काफ़ी डिबेट रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कई बार हम देखते हैं कि
जो खासकर लड़की के पेरेंट्स जो है वो केस दर्ज करवाते हैं लड़की के ऊपर, और उसके अलावा अलग अलग चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस तरह के एविडेंस को लेकर एनालिसिस किया गया और कई बार ये रिकमेंडेशन करी गई। जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इस इश्यू को क्रिमिनलाइजेशन करने की विजडम पर सवाल पूछा गया और क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या इसको वापस रिवर्स किया जा सकता 16 साल। ये जो टॉपिक है ना, ये जो इश्यूज़ है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इसमें कई बार एक तरीके से जो केस दर्ज होते हैं वो लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये इसमें कहीं ना कहीं विक्टिम अक्यूज़ किया जाता है लड़के को और विक्टिम बनाई जाती है लड़की को। हालांकि दोनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों आम सहमति से अगर एक तरीके से रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो उसको क्या क्राइम के अंदर कंसिडर किया जाए 16 साल से ऊपर, ये अपने आप में सवाल है। एज को लेकर जो है डिबेट है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया बहुत सारे केसेस जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर असम, फिर दिल्ली और कर्नाटका की 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर जो वो दर्ज किए जाते हैं। बेसिकली एक रिकमेंडेशन किया गया है कि क्या हम इस सेक्शन को पॉक्सो एक्ट के अंदर बदल सकते हैं और एज ऑफ कंसेंट को क्या एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसे टॉपिक है जिस पर डेफिनेटली पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए और प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। कई बार मैं सरप्राइज हो जाता हूँ पार्लियामेंट में, मान लेते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो उसको धन्यवाद करने के लिए उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को पूरा का पूरा दिल लगा देते हैं। मुझे ये समझ से परे है कि ठीक है नए प्रेसिडेंट या नए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको आप सपोर्ट करिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, बट वो कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो क्या 5, 10, 15 मिनट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए पूरा दिन सब लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद उसको पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं उसका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उस पूरे सिनेरियो को लेकर। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल है और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस दौरान अगर इस तरह की चीज़ें होती तो वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जैसे कि पार्लियामेंट के सेशन के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे बिल आएंगे, उनमें से कुछ बिल जो है वो इम्पोर्टेंट है और कुछ बिल जो है वो उसके ऊपर जब कंट्रोवर्शियल होते हैं तो वो और ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी पैनल ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर, और इसमें बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये बिल की वजह से कहीं ना कहीं एक तो जो इस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फार्मर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से इंडिकेशन किया जाता है कि बहुत सारे लोगों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गिरेगा। ये जो वाला जो एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, आई थिंक मैंने इसको एक वीडियो के फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था। अगर ये फिर से आएगा तो डेफिनेटली हम इसके फीचर्स क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल एक कह सकते हैं एक्ट है जो अमेंडमेंट करने जा रही सरकार पार्लियामेंट्री पैनल के थ्रू या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू। इसके बाद पेज नंबर 11, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहले फिलीपींस के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट ये इसलिए हो रहे क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मार्कोस, इनकी लीडरशिप में बहुत सारे इनजस्टिस हो रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब होता है बिना रूल और रेगुलेशन की किसी को किसी की डेथ होना, चाहे वो मृत्युदंड हो या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फोटोग्राफ्स है फिलीपींस की कैपिटल की फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेंगे जिसका नाम है मनीला, राइट। फिलीपींस स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और क्योंकि चाइना के साथ कई सारे इश्यूज रहते हैं, इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड है और इवन हमारा जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको खरीदने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उस परस्पेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के जो इंस्टीट्यूशन या पर्सन है उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किया, ह्यूमन राइट्स के मामले में ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद हम जाएंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ऑब्जर्व करने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बेसिकली बातचीत शुरू कर रहा है किस चीज़ को लेकर, श्रीलंका और जाम्बिया, इनके अंदर डेट सिचुएशन जो कर्ज की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर, और इसको लेकर वर्ल्ड बैंक के साथ चाइना के में कहीं ना कहीं मीटिंग होने वाली, एक्सिम बैंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल होंगे जिसमें डिस्कस किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट जो 20 मेजर इकोनॉमीज है उनके साथ कंसल्टेशन करना हो, या अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा है।
चाड एक ऐसी कंट्री बनी थी जिसको कहीं ना कहीं डेट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा आने वाले टाइम में क्या जाम्बिया और श्रीलंका को डिसबर्जिंग फंड्स दिया जाए, ये सवाल है, क्योंकि दोनों के सामने कई सारे स्ट्रगल है। खासकर जब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में डेट की प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, और दूसरा इनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल इनके इंपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा है, और ओवरऑल जब इंपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि श्रीलंका को जनरली माना जाता है ट्रिपल टी इकोनॉमी, यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्सटाइल, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में टी, टूरिज्म और टेक्सटाइल की वजह से फॉरेन जो करेंसी हो या फॉरेन एसेट जो जनरेट होती है, लेकिन तीनों नहीं हो रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर है। कर्ज तेज़ी से बढ़ा है, और उन सब के बीच में IMF से ये चाहते हैं कि बेल आउट पैकेज इनको दिया जाए, और कहीं ना कहीं कंसल्टेशन इसको लेकर है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप लोग नीचे कमेंट करेंगे किन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को लेकर कि IMF जो है वो बातचीत कर रहा है श्रीलंका और जाम्बिया के साथ, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक कंट्री को इसमें लोन ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, वो है चाड, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना चाड बेसिकली कहाँ पर, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी, और चाड कंट्री की कैपिटल क्या है, इसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, और इसके आसपास क्या कोई इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस है, उसके बारे में भी नीचे कमेंट करना है। इसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 12, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो संडे का स्पेशल एक एडिशन होता है, या सबसे इम्पोर्टेंट पेज भी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रेशियो बड़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली बात है, टेक्निकल कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज भी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम को एनालिसिस किया गया है, नी अक्षय मित्र। हिंदी में TB को कई बार क्षय रोग भी बोला जाता है, आपने कभी पढ़ा होगा, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर निक्षय यानी उस डिजीज को कम करने को लेकर कैसे ये जो निक्षय मित्र है ये TB को एलिमिनेट करने में लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहले बताया गया कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस ये शो करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन और TB इन सब का एक रिलेशन है। अगर न्यूट्रिशन ख़राब होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं TB की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिजर्व है ये कहीं ना कहीं अंडर न्यूट्रिशन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट से पेशेंट जो है इम्प्रूव करता है अपने वेट को, अपनी थेरेपीज़ को, मसल स्ट्रेंथ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, रिकवरी को, और मोर्टिलिटी यानी मृत्यु दर की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे डेफिनेट सी बात है, जैसे ही आप बीमार होते हैं और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने हेल्थी डाइट ली, अगर आप न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एज़ कम्पेयर टू उस व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली फूड अवेलेबल नहीं है, या वो अंडर नरिश है, या स्टनिंग है, वेस्टिंग, इस तरह की जो प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, उसके कंपेयर में आपके सर्वाइवल के चांसेस जो वो ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक तरीके से प्रोग्राम लॉन्च किया था कि नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, कि हमें ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करना है, और इसको लेकर 2018 में निक्षय पोषण योजना शुरू करी गई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके अंदर 500 रुपये का डायरेक्ट कैश जो है वो TB पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स और पोलियो को जैसे एडिक्ट किया गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में TB को भी देश से एडिक्ट करने के लिए जन भागीदारी यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन को या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मेन मकसद की तरह रखा जाए। इसके लिए मास अवेयरनेस हो ताकि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आए, डिमांड क्रिएट हो, मिथ को क्लियर किया जा सके, और इसके अलावा सर्विसेज को बेटर किया जा सके। इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इन सब चीज़ों की सक्सेस के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके लिए मल्टी सेक्टरल अप्रोच इसमें इन्वॉल्व रही है, चाहे वो कम्युनिटी के बेस पर हो, इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर के बेसिस पर हो, और इन सब ने जो सोशल और न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट हैं इनके थ्रू नेशनल गोल को अटेन करने की तरफ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। जन भागीदारी से
जैसे कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, जिसमें टीबी पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया। निःक्षय मित्र जो है वो वॉलंटियर्स हैं, जो इंडिविजुअल, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हैं, कॉरपोरेट हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। तो इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट किया जाता है। और ये बताया गया कि एक टीबी पेशेंट जो है अगर उसकी अगर वो बीमार होता तो फैमिली की जो इनकम होती है उस पर भी नुकसान पड़ता है, तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी जाए ताकि एक टीबी पेशेंट को कॉन्फिडेंस आए लाइफ में और वह सर्वाइवल करने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो, इसके बारे में डिस्कस किया गया। इसके बाद यहाँ पर एक एनीमिया के बारे में डिस्कस किया गया। जनरली एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको कंसीडर किया जाता है कि ये ब्लड में शॉर्टेज जो होती है या ब्लड की शॉर्टेज को लेकर कंसीडर किया जाता है। और एनीमिया के बारे में जब भी डिस्कस होता है ये ज़्यादातर हम देखते हैं महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम को या इस तरह की डिजीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है कि भारत में रूरल एरिया के अंदर 10 में से 3 ऐसे पुरुष हैं, यानी 3 आउट ऑफ 10 जो रूरल मैन हैं वो आयरन डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है या ये एक तरीके से अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ये बताया गया कि ये जो पार्ट है ये सदर्न स्टेट यानी देश के दक्षिणी राज्य उनमें कम है, लेकिन ईस्टर्न राज्य इनमें सबसे ज़्यादा, जिसमें अगर आप उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल ये वाली बेल्ट को आप कंसिडर करेंगे वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है। कि आयरन सप्लीमेंट क्या रूरल मैन को रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बताया गया कि मैन को कंसिडर किया जाता है एनीमिया अगर उसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो 13 ग्राम से कम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बताया गया कि आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। जनरली इस तरह की जो कॉजेज है वो वुमेन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनीमिया डेफिशिएंसी जो है वो फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन A की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट स्टडी इंडिकेट करती है कि एनीमिया जो रूरल एरिया के अंदर इसलिए नहीं है कि भाई वो आयरन डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ये सारा डेटा अवेलेबल अभी नहीं है। लेकिन ये स्टडी शो करती है कि रूरल इंडिया के अंदर भी भारत में पुरुषों के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है। एनीमिया जो मैन के अंदर ये डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर आयरन, क्योंकि पुरुषों में जनरली क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर आप महिलाओं में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से आयरन लॉस होता है हर मंथ, इसलिए वुमेन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनीमिया की। इसके अलावा क्योंकि मैन जो है वो एक तरीके से आयरन को लूज़ नहीं करते, लेकिन इन सब के बावजूद भी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के डिजीज जो होते हैं इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की। इसके अलावा कैपिलरी ब्लड सैंपल जो हीमोग्लोबिन को मेजर करते हैं, ओवर एस्टिमेशन करते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। 33 से लेकर 50% तक महिलाओं में देखने को मिलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि क्या पुरुषों को भी सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाए, एनीमिया आयरन सप्लीमेंट, इस तरह की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करता है, क्योंकि एनीमिया के बारे में मेल में या पुरुषों में किस तरह की इश्यूज़ है सबसे पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा। फोकस जो है वो फूड की डाइवर्सिटी को बढ़ाने को लेकर होना चाहिए ताकि आयरन और विटामिन का जो इनटेक है वो इंक्रीज हो। केवल आप आयरन सप्लीमेंट को बढ़ा देंगे इससे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। ये अपने आप को कंसिडर करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। अब आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है। जब हमने यहाँ पर कुछ डिजीज़ के बारे में देखा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनको जेनेटिक डिजीज़ के रूप में कंसिडर किया जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है मेजर जेनेटिक डिजीज़ को, कौन कौन से ऐसे जेनेटिक डिजीज़ हैं और उनके बारे में कमेंट करना है कि ये जेनेटिक डिजीज़ की एक लिस्ट है, राइट। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशन को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेवलप कर रही है कि वो पावर स्टेशन स्पेस स्टेशन की हेल्प से बैटरीज को डेवलप कर सकता है। न्यूक्लियर वेस्ट जो आपको बहुत सारे स्पेस मिशन के बाद देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम में, उसके थ्रू जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक तरीके से प्लान कर रही है कि इसमें एमरेशियम 241 इसमें कहीं ना कहीं कंटेन होता है और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और ये पावर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बायो प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम डिके का, तो पॉसिबिलिटी कि इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी
को बहुत सारी उम्मीद है कि प्लूटोनियम पावर्ड इक्विपमेंट सोर्स से इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद से कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, और उसको लेकर कि क्या न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग बैटरीज डेवलप की जा सकती है आसमान में या स्पेस में, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद इसके ठीक नीचे ये वाली जो न्यूज़ है वो हॉर्नबिल को लेकर दी गई है। हॉर्नबिल बहुत इम्पोर्टेंट एक बर्ड स्पीसीज़ है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और मैं इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि क्या बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है नागालैंड के अंदर, वहाँ पर आर्ट कल्चर कुजिन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। यह आपको हिमालयन फुट हिल, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड भी है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिलेगा। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं ये इसकी स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है अलग अलग रीजन के हिसाब से। इनके अलावा ये माना जाता है कि ये अपना सिर जो है हाँ में, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम किसी को यस बोलते हैं तो अपने हेड की जो पोजीशन है वो हम डाउन साइड करते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि ये भी यस करते हैं। इसके अलावा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर क्योंकि ये जो अपने नेस्ट है वो हाईएस्ट फॉरेस्ट पर, खासकर रेन फॉरेस्ट पर या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर फॉलो करते हैं, और वहीं पर इनके नेस्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पीसीज़ को डाइवर्स करने में या एक तरीके से प्लांटेशन को रीप्लांटेशन करने में, क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं कोई हाइट वाली स्पीसीज जिसके फ्रूट को ये खाते हैं और उसके बाद वो बीज इधर उधर कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट रीग्रो करता है, और इकोलॉजिकली न केवल प्लांट्स को बल्कि इन बर्ड्स को भी हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि ये बड़े साइज़ के होते हैं, 40 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो इसकी वजह से ये शिकार भी होते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कई एरिया में जैसे बोर्नियो हो गया या फिर सुमात्रा जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, यहाँ पर ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद FAQ वाला जो टॉपिक होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला टॉपिक, मैंने कई बार रिपीट किया है कि ये वो टॉपिक होते हैं जो जनरली पूरे वीक न्यूज़ में रहते हैं ना। जैसे अल्जाइमर की नई दवाई को लेकर ये टॉपिक थोड़ा नया है, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी का टास्क रहेगा कि अल्जाइमर जो है ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर कह सकते हैं भूलने रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे डिमेशिया होती है उसी तरीके से अल्जाइमर भी एक ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक दवाई बनाएगी इसको लेकर, क्या ये कैसे काम करेगी, कितना इम्पैक्टफुल होगी, इसको लेकर। रशियन ऑयल कैप को लेकर हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि रशियन ऑयल कैप का मतलब क्या है, $60 पर बैरल का क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें। और ये समझने के लिए ज़रूरी कि आप पूरे वीक कनेक्टेड रहें, क्योंकि न्यूज़पेपर एक कनेक्टेड सोर्स है, यहाँ पर एक दिन भी मिस होगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये वाला जो पेज है आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना, ये दो मेन पॉइंट जैसे रशियन ऑयल कैप और अल्जाइमर, आपके पास PDF इसकी सॉफ्ट कॉपी जाएगी, तब आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा प्रोफाइल का एक पेज जो पहले नेक्स्ट पेज पे आता था, इन सेपरेट पेज होता था, अब इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। इसमें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो तालिबान के अगेंस्ट फाइट कर रहा है उसको लेकर यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका के एक MP जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बेसिकली ओपोजिशन लेजिस्लेटर है। इन्होंने चाइना को वार्न किया था कि अगर आप ये कहते हैं कि आप श्रीलंका के दोस्त हैं तो आप श्रीलंका के साथ खड़े रहिए, लोन में उनकी मदद करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14, बिजनेस सेक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव करने के बारे में प्लानिंग कर रही है। सबसे पहले बताया गया सरकार ने कि भाई अगले साल यानी 31 मार्च 2023 तक, यानी इस 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेंटर सिचुएशन को रिव्यू करेगी और फिर नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो अनाउंसमेंट की जा सकती है। बताया गया कि ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा लंबे टर्म तक हो, ताकि वोलेटिलिटी को कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। इसके अलावा ये बताया गया कि इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कैसे ग्रोथ को बोलस्टर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। इन्होंने एस्टिमेशन किया कि हमारा जो एक्सपोर्ट है
इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में $450 बिलियन के आसपास हो सकता है। इसके अलावा कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा कंसल्टेशन जारी है, यूएई के साथ हमने किया है, इवन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी हम लोग जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट को लेकर कंसल्टेशन कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके अंदर डिस्कस की गई है। जब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स वाइज, क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी, और एक ब्रीफ में एक एनालिसिस टाइप में कि आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।